ऑफ सेम नेचर, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। बात समझिए कि जो आपका मेजरमेंट होता है इसमें दो चीजों की तुलना की जाती है। किससे किसकी तुलना की जाती है? तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी की तुलना की जाती है चूजन स्टैंडर्ड से, चुने गए स्टैंडर्ड से। और वो चुना गया स्टैंडर्ड जो होता है वो सेम नेचर ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे अगर हमको मान लीजिए मास को कंपेयर करना है तो हम मास का ही चूजन स्टैंडर्ड लेते हैं। और मास का चूजन स्टैंडर्ड क्या लेते हैं? तो आप जान रहे होंगे मास का चूजन स्टैंडर्ड किलोग्राम होता है, एक निश्चित मानक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड माने मानक, इसको हम लोग चुना है। तो कौन चुनता है, कैसे मानक होता है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो बहरहाल किलोग्राम को एक ऐसा स्टैंडर्ड माना गया है जिसको सब लोग जानते हैं। अगर हम लोग कहेंगे 1 किलोग्राम तो उतना ही मतलब हम लोग समझेंगे जितना अमेरिका वाला समझता है। तो इस तरीके से चूजन स्टैंडर्ड से हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसकी? गिवन फिजिकल क्वांटिटी की। अब मास को कंपैरिजन करना है तो मास का स्टैंडर्ड होना चाहिए, टाइम को कंपैरिजन करना है तो टाइम का स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेंथ को कंपैरिजन करना है तो लेंथ का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब कहिए कि मेरी लंबाई कितना किलोग्राम है, तो आप कहेंगे लंबाई सब किलोग्राम में थोड़ा होती है, मास किलोग्राम में होता है। तो चूंकि जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम पूछे भैया कितने किलोग्राम पढ़ा दिए, तो किलोग्राम थोड़ा पढ़ाते हैं, हम कितने टाइम पढ़ा दिए, ये बात हुई। तो चूजन स्टैंडर्ड भी उसी नेचर का होना चाहिए जिस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी आप लोग माप रहे हैं। द चूजन स्टैंडर्ड, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, तो आवाज बंद रखिए, पूछना होगा माइक ऑन कर दीजिएगा। द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड इन मेजरमेंट, यूज्ड इन मेजरमेंट, माइक कौन चला रहे हैं, माइक बंद कीजिए, इज कॉल्ड यूनिट। द चूजन स्टैंडर्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने स्टैंडर्ड चुना है उसी जो ये आपने जो स्टैंडर्ड मानते हैं इसको हम फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट इज अ चूजन स्टैंडर्ड, चूजन स्टैंडर्ड चुना गया स्टैंडर्ड होता है जिससे हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट, टू एक्सप्रेस द मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी comparative to unit, comparative to unit। जो भी एक्सप्रेस करते हैं आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को वो कंपैरेटिव टू यूनिट करते हैं। कैसे? जैसे Q इज इक्वल टू NU, क्या मतलब हुआ? तो Q माने हो गया फिजिकल, Q माने हो गया फिजिकल क्वांटिटी, N माने हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और U माने हो गया यूनिट। जैसे अगर आपने कोई लेंथ नापी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपने कोई लेंथ नापी और वो 5 मीटर है, तो आपको समझना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी हो गई लेंथ और यूनिट हो गया मीटर, यूनिट हो गया मीटर, और वो उस लेंथ में कितनी बार सम्मिलित है? 5 बार। इसका मतलब जो मीटर की लंबाई हम जानते हैं वो गिवन लेंथ में 5 टाइम्स सम्मिलित है। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक यूनिट, किस यूनिट से आप कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहां पर हियर U for unit and N for numerical value। कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू? जितनी बार वो यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी में
सम्मिलित हुई है, इस रूप में रिप्रेजेंट होता है। Q क्या है? Q फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर दैट, it is very clear that small unit, अगर यूनिट हम छोटी ले लेंगे, स्मॉल यूनिट हैज लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, हैज लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम यूनिट छोटी ले लें तो हमको, हेलो, किसी ने माइक ऑन करके कुछ पूछेगा क्या? कोई कुछ पूछेगा क्या? तो माइक ऑन करें, माइक तभी ऑन करिए कुछ पूछना हो। इट इज वेरी क्लियर, स्मॉल यूनिट हैज लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? कैसे? कैसे? जैसे अगर मान लो यही लंबाई आपकी 5 मीटर है, आपकी यूनिट मीटर के बजाय हमने सेंटीमीटर ले लिया, तो अब अगर यूनिट छोटी हो गई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। कितनी बार हो जाएगा ये? वही सेंटीमीटर उसी लेंथ में 500 बार हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता जाते ही आप। तो अब ये 500 सेंटीमीटर, यूनिट छोटी, यूनिट मीटर से छोटी हो गई, तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ में बड़ी हो गई, है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। hence the numerical value, hence the numerical value is, hence the numerical value is inversely proportional to, inversely proportional to, inversely proportional to its unit in measurement, in measurement। तो हम समझ सकते हैं कि n1 u1 is equal to n2 u2, n1 u1 is equal to n2 u2 if u2 is less than u1, then n2 is greater than n1। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया? यहाँ से इंप्लाइज हो गया कि n जो होता है that is the reciprocal of u, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट अगर आप बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगी, और यूनिट अगर आप घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। छोटी यूनिट के लिए बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, बड़ी यूनिट के लिए छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी के साथ में मैंने आपको बता दिया मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन, किससे किसका? गिवन फिजिकल क्वांटिटी का चूजन स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन। और इसी चूजन स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस चूजन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक बात ख्याल रखेंगे कि जो चूजन स्टैंडर्ड लिया जाता है, बहुत सारे चूजन स्टैंडर्ड हैं, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सा चूजन स्टैंडर्ड से नापेंगे? तो जो सेम नेचर का होगा उससे नापेंगे, सेम नेचर का ही चूजन स्टैंडर्ड लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपैरिजन के बाद, किसी भी मेजरमेंट के बाद किसी क्वांटिटी को NU से लिखते हैं। व्हाट फॉर NU? NU फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, कि कौन सी यूनिट लिए है और वो यूनिट उस गिवन क्वांटिटी में कितनी बार इंक्लूड है। जैसे अगर कोई लंबाई है तो मीटर यूनिट लिया और वो उसमें 5 बार इंक्लूड हुई, तो दैट इज 5 मीटर। और अगर यूनिट छोटी ले लिए होते तो ज्यादा बार इंक्लूड करना पड़ता, उसको 500 टाइम इंक्लूड करना पड़ता। इस तरह अगर हम उसी क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग ले लें, पहले u1 लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आई उसी चीज के लिए, फिर यूनिट चेंज कर दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 आई, दोनों होती बराबर ही है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर न्यूमेरिकल हम वैल्यू छोटी यूनिट छोटी ले लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज रेसिप्रोकल टू द यूनिट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। यहाँ तक में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, और अगर कोई समस्या है यहाँ तक तो आप बता देना मुझको। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया, वो क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉस को कहता है, जिसके द्वारा फिजिक्स के लॉस को समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। दे ऑल आर मेजरेबल, ये सब के सब नापे जा सकते हैं, तुलना की जा सकती है।
और इसका मेजरमेंट जरूरी होता है, तभी तो कितना क्वांटिटी है बता पाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की तुलना करने के लिए एक चूजन स्टैंडर्ड होना चाहिए जो उसी नेचर का होना चाहिए। स्टैंडर्ड कौन मानता है, कैसे लिया जाता है, ये भी हम तय करते हैं। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड आप जानते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेल्सियस, ये सारी चीजें केल्विन स्टैंडर्ड ही है। किलोमीटर, ये सब के सब स्टैंडर्ड है। किसने माना है अभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस क्वांटिटी को नापना होता है उसी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड लेते हैं और उसी स्टैंडर्ड को तो हम यूनिट कहते हैं। और किसी भी क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको बोलना होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों एक साथ ही बोलेंगे। आप कभी भी पता लगा हमने कहा कितना लंबा, कह रहे हो 5, तो 5 हम नहीं सुनेंगे, 5 मीटर सुनेंगे या तो 5 किलोमीटर सुनेंगे या तो 5 सेंटीमीटर सुनेंगे। बिना यूनिट के ना मैं बोलता हूं और ना बिना यूनिट के आपकी सुनूंगा। और ये याद रखिएगा, यूनिट अगर आपने छोटी ले लिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है। सीधी सीधी बात है, बिना यूनिट बोले कल्याण नहीं है, यूनिट बोलना ही है। न्यूमेरिकल वैल्यू सदा यूनिट के, सदैव यूनिट के रेसिप्रोकल होती है। इसके आगे की बात हम करने चल रहे हैं। इसके आगे की बात करने में आपके सामने जो कॉन्सेप्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो बच्चों जरा ध्यान देगा आप तो आपको समझ आएगा कि अभी मैं बताऊंगा यूनिट कौन मानता है, कौन कहा कि किलोग्राम को ही हम लोग ले लिया जाए, या इस तरीके से कौन इस यूनिट को तय करता है। इसको अगर हम आपको समझाएं तो उसके पहले हम ये समझाएंगे आपको कि यूनिट तय करने के पीछे क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए। यूनिट तय कौन करता है ये तो बात की बात है। मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यूनिट कौन चुनता है तो बात की बात है। यूनिट में क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए। तो पहली अच्छाई होनी चाहिए कि इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 2, मतलब यूनिट की परिभाषा बहुत क्लियर हो। ये ना हो कि आपके लिए कोई और परिभाषा, मेरे लिए कोई और परिभाषा। आप पता लग रहा है कि यूनिट को इतना मीटर इतना बड़ा लेते हो और हमसे कहते हो कि नहीं यूनिट इतनी बड़ी होती है, तब तो समस्या आ जाएगा। अपना देते समय इतना और लेते समय इतना, तब तो बहुत दिक्कत आएगी। यूनिट तुम्हारे लिए भी वही जो मेरे लिए, जो गरीब के लिए वही अमीर के लिए। यूनिट इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल द पर्सन ऑफ यूनिवर्स। और फिक्स परिभाषा, ये नहीं समझाते समय तुम कुछ और समझ लो, हम समझाते समय कुछ और कहते हैं। फिक्स परिभाषा होना चाहिए। दूसरी बात, इट मस्ट बी इनवेरिएंट। इट मस्ट बी इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब उसे बदलना नहीं चाहिए कि पता लग रहा है कि आज हमसे लेते समय कोई और परिभाषा है, 3 दिन बाद दूसरी परिभाषा हो गई, देते समय कोई और परिभाषा करने लगे। तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और इनवेरिएंट होनी चाहिए। समय के साथ साथ परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, समय के साथ साथ परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज इट शुड बी easily available for all to comparing with the other quantities। क्या मतलब हुआ कि ये सबको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना पता लग रहा है इतनी महंगी चीज को आपने मान लिया यूनिट, इस गरीब आदमी बेचारा खरीद ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी यूनिट लेना चाहिए जो सबको इजीली अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो, कहीं कोई समस्या ना हो। दूसरी बात ये हो, और क्या होना चाहिए इसके अंदर, पहला क्या होना चाहिए, मैंने कहा इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, बदलना नहीं चाहिए, सबको क्लियर डिफिनेशन होनी चाहिए। ऐसा कोई उसमें मौका नहीं रहना चाहिए कि फ्रॉड ढंग से उसको आप घुमा दीजिए, आज कुछ और समझा रहा है कल कुछ और समझाने लगी। वेल डिफाइंड होनी चाहिए, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। इनवेरिएंट, काल समय परिस्थितियां, नहीं कि मेरे देश में दूसरा तुम्हारे देश में दूसरा।
हर जगह वही होना चाहिए। तीसरा, सबको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और चौथी बात, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। अगर कहीं से नष्ट हो गया, टूट फूट गया, तो हम लोग फिर से उसको चाहें तो रिप्रोड्यूस कर सकें। ऐसा ना हो कि एक बार खत्म हो दोबारा लौट न करे, इस तरह ना हो, इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। और पांचवी और अंतिम अच्छाई और क्या होनी चाहिए, इट शुड बी neither too small nor too large। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा ले लिया आपने, पता लग रहा है 1 मीटर कितना बड़ा होगा, तो मेरे घर के पीछे जो बांस उगा है उस बांस के बराबर होगा। पता लगा 15 लोग जा रहे हैं उसको ले आने के लिए, तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए यूनिट। पता लगा कपड़ा लेना है 1 मीटर, तो 100 लोग जा रहे हैं बांस ले आने के लिए, तब लाके ना पड़ा है कपड़ा। ऐसा नहीं हो, एक प्रॉपर शेप होना चाहिए। और इतना छोटा भी ना, पता लगा देख ही नहीं पा रहे हैं यूनिट आप, तो दिखना भी अच्छा चाहिए और वो बहुत न लंबा हो न बहुत छोटा हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। एक और देख लीजिए, इट शुड नॉट चेंज। जो इनवेरिएंट बात है वही थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में इसको बदलना नहीं चाहिए। यहाँ इनवेरिएंट का मतलब प्लेस से था, जो यहाँ पर है वही अमेरिका में है, वही हर जगह है। और छठी बात जो यहाँ कहा जा रहा है, इट शुड बी नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर साथ नहीं बदलना चाहिए, मतलब ये टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए, उसको हम क्लियर कर दें। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो नाम से जाहिर है फंडामेंटल, मतलब वो खुद की डिफिनीशन उनकी होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और 7 ये क्वांटिटीज हैं, 7, और इनके आधार पर दुनिया की सारी क्वांटिटीज की यूनिट हम लोग गुणा और भाग से पा जाते हैं, और उनको हम डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो पहले बताएंगे द क्वांटिटीज which can neither be derived, वो किसी से बने नहीं, which can neither derived from one or other and cannot be resolved into any other quantities called फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो सेल्फ डिफाइंड होती हैं, वो किसी के द्वारा डिराइव नहीं की जाती हैं, और ना किसी में रिजॉल्व होती हैं, ना किसी के द्वारा डिराइव्ड होती है, ना किसी द्वारा रिजॉल्व होती है, उन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल देख समझाएं तो आप इस तरह समझ लें इसको। तो फिर से बोल दूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो नापा जा सकता है, जो फिजिक्स के नियमों को कहते हैं और समझता है, जिसके टर्म में फिजिक्स के नियमों को कहते समझते हैं। जैसे फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज
फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज इन टर्म्स ऑफ विच वी अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिजिक्स, जिनके टर्म्स में फिजिक्स के नियमों को कहते हैं और समझते हैं, वो आपके फिजिकल क्वांटिटीज होता है। और उनको नापने के लिए एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, एक चूजन स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, मानक मानना पड़ता है। उसी मानक को ही तो हम लोग यूनिट कहते हैं। तो यूनिट अलग चीज है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमें स्टैंडर्ड मानना पड़ता है वो यूनिट होता है। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया? और किसी कोई दिक्कत, कोई बात कम समझ में आई हो? चलिए, तो मैंने कहा फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब, या पहले फंडामेंटल क्वांटिटी समझ लेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जो सेल्फ डिफाइंड होती है, उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। 7 हैं, और बाकी चूंकि ये खुद की डिफिनीशन की है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है और ना किसी में टूटती है। जैसे मैं बताऊं कि अगर कोई पूछे मुझसे मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं श्री कैलाश नाथ चतुर्वेदी का लड़का हूं, क्योंकि मैं डिराइव्ड हूं, मेरी खुद की पहचान नहीं है, मेरी खुद की पहचान थोड़ी है, मैं तो फलाने का लड़का है ना। ऐसे ऐसे गणेश जी हैं, गणेश जी जो हैं वो कौन है, पता लग रहा है शिव जी के लड़के हैं। अच्छा, पार्वती जी कौन है, पता लग रहा है कि भैया शंकर जी की पत्नी है ये। तो ये लोग किसी न किसी के आधार पर डिफाइंड हो रहे हैं। जो किसी के आधार पर डिफाइंड होते हैं उनको हम डिराइव्ड कहते हैं, और जिनकी खुद की डिफिनीशन होती है वो फंडामेंटल होते हैं। तो 3 फंडामेंटल देवता हैं, देयर आर 3 फंडामेंटल गॉड्स। 3 फंडामेंटल गॉड कौन कौन है भाई? उत्कर्ष, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनिशियल गॉड है। ब्रह्मा किसी के बेटे नहीं थे, हाँ, स्वयंभू थे ये लोग। शंकर जी भी स्वयंभू थे, विष्णु जी भी स्वयंभू थे, और बाकी जितने देवता हैं सब इन्हीं से डिराइव किए गए। तो ऐसे ही फिजिक्स में 7 देवता हैं। हाँ, आवाज बंद कर लीजिए। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल हैं। 7 फंडामेंटल कौन कौन से हैं? तो आइए हम लोग बात करें 7 फंडामेंटल कौन कौन से हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, there are 7 fundamental units in physics, there are 7 fundamental units in physics। तो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं इसकी हम लोग बात करें। यहाँ पर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आइए जरा देखें हम लोग कि इन फिजिक्स there are 7 fundamental units, there are, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। there are 7 fundamental units, या there are 7 fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities। कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ध्यान देंगे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये स्वयंभू हैं, इनकी डिफिनीशन कहीं से नहीं आती। जैसे मास क्या होता है, तो मास किसी के आधार पर परिभाषित नहीं होता है, मास की खुद की डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। लेंथ क्या होता है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, 2 एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेंथ। तो लेंथ क्या है, मास क्या है, टाइम भी बताइए क्या होता है भाई? टाइम किसे कहते हैं? आइंस्टाइन ने कहा था कि द क्लॉक्स रीड इज कॉल्ड टाइम। जो घड़ी पढ़ती है वही समय है। सुनाई पड़ा बच्चों? हेलो, हाँ, तो घड़ी जो पढ़ती है वो समय है। तो इन्हीं की यूनिट, द यूनिट्स ऑफ
units of fundamental quantities, the unit of fundamental quantities are called fundamental units, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स जो होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो सर्टिफाइड होती हैं, और बाकी दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब के सब इन्हीं से डिराइव्ड होती है। तो पता चल रहा है आपको डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। डिराइव्ड यूनिट क्या कह सकते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। all other quantities defined या derived by fundamental quantities, जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, दो चीजों से बना है। all other quantities derived from fundamental quantities called derived quantities, and their units obtained by multiplication and division of fundamental units, called derived unit। जैसे वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? इसलिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी मीटर, और सेकंड का हो जाएगा इतना, मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है ये काम चलता है और कैसे ये काम होता है, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक की बात, अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, तो बता दे। सब ठीक है? क्लियर?